हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में यह आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, समाज की उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर बी है वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है संचरण और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी जाति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जाति। एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में जाति का अर्थ अंतर संबंधित परिस्थितियों और विभिन्न जातियों के बीच अनेकों प्रतिबंधों द्वारा निर्मित प्रतिमानित अंतर क्रिया से है। ये प्रतिबंध व्यवसाय, विवाह, सहभोज, पारस्परिक व्यवहार से संबंधित होते हैं। जात व्यवस्था की रचना एक पिरामिडीय रूप से यानी कि ऊपर से नीचे जो है हुई है, जिसके सबसे नीचे का स्तर अंतजयों या शूद्रों द्वारा और सबसे ऊपर का स्तर ब्राह्मणों द्वारा जो है निर्मित है। इस संस्तरीय व्यवस्था में प्रायः सामाजिक गतिशीलता संभव नहीं है, अर्थात समाज की उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को जो है कहा जा सकता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, समाज की उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्न लिखित में क्या कहेंगे। माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये पहला वाला क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जाति। बढ़ते हैं हम आज के अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बंध स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है मुस्लिम समाज में, ऑप्शन नंबर बी है हिंदू समाज में, ऑप्शन नंबर सी ईसाई समाज में और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी आदिवासी समाज में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिंदू समाज में। ठीक है, हिंदू समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था बंध स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। जाति एक ऐसी सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जात का एक नाम और एक व्यवसाय होता है। एक जात के लोगों का एक वंशानुगत पेशा होता है। इस प्रकार प्रत्येक जात की अपनी एक जो है जीवन शैली होती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज के हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए है यह संबंध मूलक होती है, ऑप्शन नंबर बी है यह स्थिति परक होती है, ऑप्शन नंबर सी है यह क्षमता बोधक होती है और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, शक्ति के दो लक्षण होते हैं। ठीक है, शक्ति के जो है दो लक्षण होते हैं। पहला, यह संबंध मूलक होती है। पहला क्या होती है? यह संबंध मूलक होती है। तथा दूसरा क्या होता है? दूसरा यह स्थिति परक होती है। ठीक है, यह स्थिति परक होती है। शक्ति जो है यद्यपि व्यक्ति के किसी अन्य को प्रभावित करने की क्षमता है, फिर भी यह सरल व्यक्तिगत लक्षण ना होकर मूल रूप से संबंध मूलक है। शक्ति स्थिति परक होती है, अर्थात कर्ता किसी विशेष स्थिति में जो है प्रयुक्त कर सकता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी है बैरियर एल्विन ने और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी डी.एन. मजूमदार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैरियर एल्विन ने। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातियों के विकास के लिए बनाई गई परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार द्वारा 1959 में, कब? भारत सरकार द्वारा 1959 में मानव शास्त्री बैरियर एल्विन की अध्यक्षता में जो है एक समिति बनाई गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वह 1960 के केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। ठीक है, आर्थिक साधनों के साथ साथ जनजातियों के संस्कृतियों तथा मनोवैज्ञानिक सोच को बदलना भी आवश्यक है, जिससे ये आधुनिक जीवन शैली को अपना सके। बैरियर एल्विन ने आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग जो है करने का परामर्श दिया था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, मैं सारे आप लोगों के कमेंट जो रीड करता हूं उसमें मैक्सिमम कमेंट ये आते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत इजी करवाए जा रहे हैं,
क्वेश्चन क्या ऐसा यूपी पीजीटी में आता है, तो ऐसे जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि वो यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन पहली बार कर रहे हैं या प्रॉपर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यूपी पीजीटी का अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, अगर यूपी पीजीटी का एग्जाम आप लोगों ने दिया तो आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज होगा इस बात का कि यूपी पीजीटी में बेसिकली 99% जो होते हैं वो जो है रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 99% क्वेश्चन कैसे आते हैं, वही रिपीटेड आते हैं, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है वो बेसिकली जो यूपी पीजीटी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही करवाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको चुनिंदा छोटे छोटे क्वेश्चन करवाते हैं कि आपको ये चीज़ें पता है। और जब हमने अभी जो संडे को आप लोगों का प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें से केवल 1 या 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 50 क्वेश्चन में 40 प्लस सही थे। और जो क्वेश्चन हमने आप लोगों से पूछे थे, यानी कि जो मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कंडक्ट करवाया था, उसमें सारे क्वेश्चन इसी टाइप के थे, बट उसमें से 90% लोगों का के जो आंसर सही आए थे वो 30 प्लस ही आए थे। 40 प्लस किसी का नहीं आया था। 40 प्लस केवल 2 कैंडिडेट का आया था जिसका नाम मैम ने प्रैक्टिस सेट में लिया हुआ था। तो सोचिए कि आपका लेबर प्रेजेंट टाइम में किस पोजीशन पे है और आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो जितने क्वेश्चन हैं, अगर 90% ये छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, 10% क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से टफ पूछे जाते हैं, और उन सभी 10% जो क्वेश्चन आते हैं जिनको 10% जो टफ पूछे जाते हैं उनको भी हम कवर करवाते हैं, ऐसा नहीं है। और ये सारे प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज कवर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन और दोनों देखने को मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि केवल हम इजी फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को प्रॉपर करवाते चले जा रहे हैं। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन यूपी पीजीटी के जो भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं प्रैक्टिस के थ्रू, और अगर आपको ये लगता है ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और इस बार आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस आपको प्रिपरेशन क्या करनी है, कंटिन्यू करनी है। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, बिकॉज पिछली बार आप लोगों को पता है जितने भी आप में से कैंडिडेट हैं जिसने हमको फॉलो किया था उसका उन्होंने खुद ही हमें बताया था कि 99% क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट से सेम आए थे। और इस बात का भी दावा है, अगर आप प्रैक्टिस सेट प्रॉपर फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर सॉल्व करते हैं ना, और सही सही सॉल्व करते हैं, तो 100% इस बार भी आपका अच्छे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन इजी है हार्ड है, ठीक है। इस पर बिल्कुल भी फोकस ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। प्रॉपर प्रैक्टिस को सॉल्व करें ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लें, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन से बहुत दूर है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 125 में कितने क्वेश्चन लाने होते हैं, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, उसमें से 90% क्वेश्चन इजी आते हैं। और आप लोग अगर 90% क्वेश्चन को छोड़ के सोच रहे हैं कि केवल 10% क्वेश्चन पे अपन वर्क करने के, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इस पर सिलेक्शन भी नहीं होना है, ठीक है। तो प्रॉपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। इजी और क्वेश्चन इजी और हार्ड नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही आपको इजी लगते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते वो आपको हार्ड लगते हैं, ठीक है। बस इतना अंतर है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 2 सूचियों के विषयों का सही मिलान कीजिए तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चयन कीजिए। अब सोचिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमें पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पता है। पर जब हम क्वेश्चन हॉल में होते हैं और ऐसे टाइप के एक ही क्वेश्चन में 4-4 टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमारा अगर एक भी कॉन्सेप्ट या एक भी क्वेश्चन मिसमैच कर रहा है तो अपन गलती कर बैठते हैं, बिकॉज एग्जाम हॉल में हमें सारे क्वेश्चन के आंसर सेम लगते हैं, ठीक है। ये सच्चाई है। अब आप एक्सेप्ट करें या ना करें वो आपकी प्रॉब्लम है, बट ये सच्चाई है, ठीक है। अदरवाइज सिलेक्शन 100% होता, फिर कोई फेल और ना करता। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में से बैठा लीजिए कि क्वेश्चन इजी और हार्ड नहीं होते। वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं प्रॉपर वो इजी होते हैं, जो नहीं आते वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करिए, आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस को सॉल्व करिए, 100% सिलेक्शन होगा। बस प्रोसेस फॉलो करिए, पढ़ाई को कंटिन्यू, रीडिंग बुक्स की जो रीडिंग करनी है वो प्रॉपर करनी है। ऐसा नहीं कि केवल प्रैक्टिस सेट के सहारे बैठना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है जो आपने ऑलरेडी बुक से पढ़ा हुआ है वो आपको यहाँ आके देखना होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 20 में। अगर 20 में रेगुलर आपके 18 प्लस सही हो रहे हैं, यानी कि 18 से माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि 95% आप सिलेक्शन की तरफ हैं। और अगर 18 क्वेश्चन से नीचे आपके सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको और प्रिपरेशन करने की जरूरत है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन, इसमें कुछ मिलान करने, यहाँ पे सूची 2 दी गई है, ठीक है।
अब इसका मिलान करना है अपन को, ठीक है। तो अल्पसंख्यक का किससे हो जाएगा, अल्पसंख्यक का संबंध किससे हो जाएगा, तो अल्पसंख्यक कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, ईसाई। ईसाई की संख्या बहुत कम है, ठीक है, अल्पसंख्यक ईसाई से हो जाएगा। दूसरा है धोबी। धोबी का संबंध किससे है, धोबी जो होता है यह एक जाति होती है, ठीक है, जो कपड़े उपड़े धुलते हैं, धोबी एक प्रॉपर जाति होती है। तीसरा कौन है, तीसरा है मुसलमान। मुसलमान का संबंध इसमें किससे है, मुसलमान का संबंध इस्लाम से है, इस्लाम एक धर्म है, ठीक है, इस्लाम से संबंध किसका है, मुसलमान का। चौथा दिया गया है भूमि। भूमि का संबंध किससे है, कृषि से है। कृषि ही जो होती है वो भूमि पर होती है। तो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है अपने, ठीक है। क्या है, अल्पसंख्यक का जो है ईसाई है तो ईसाई से हो जाएगा, धोबी का जो है हो जाएगा जाति से, मुसलमान का इस्लाम से, और भूमि का हो जाएगा कृषि से। बहुत सिंपल है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रजाति यानी कि रेस है। ऑप्शन नंबर ए है एक मानव शास्त्रीय शब्द, ऑप्शन नंबर बी है एक समाज शास्त्रीय शब्द, ऑप्शन नंबर सी है जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय, और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय, ठीक है। प्रजाति जो होते हैं वो प्राण शास्त्रीय आधार पर बने व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण तथा आनुवांशिक गुण होते हैं, ठीक है। स्पष्ट है इससे कि प्रजाति जो है एक जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, किस तरह। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर बी एक सामाजिक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतरक्रिया, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारण करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षमता, धन एवं विशेषाधिकार के आधारों पर वर्गों का स्थान निर्धारण करना, ठीक है। सामाजिक क्या होता है कि सामाजिक स्त्रीकरण विशिष्ट प्रकार के सामाजिक विभेदीकरण की एक व्यवस्था है जिसमें सामाजिक पदों की ऊंच नीच पर आधारित श्रेणीबद्धता जो है होती है, अर्थात किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति अथवा सुविधाओं आदि की भिन्नता के आधार पर प्रतिष्ठाओं एवं भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत अस्थायी श्रेणीबद्धता को ही सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्ग का निर्धारण करना सामाजिक स्त्रीकरण का एक रूप है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कई बार कमेंट में पढ़ने को ये मिलता है कि सर आप ऑप्शन को रीड करते हैं इससे टाइम वेस्ट होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर बता दिया, तो आपको टाइम कब मिलेगा अपने से गेस करने का कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें भी एक लॉजिक होता है ना, इसी बहाने आपको लगभग 1 मिनट का टाइम मिल जाता है, मोटा मोटा 40 से 50 सेकंड का टाइम मिल जाता है कि जिससे आप गेस कर सको कि आंसर क्या होगा। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बता दिया तो ये तो फिर रटाना हो गया ना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगर प्रॉपर हम सारे क्वेश्चन तब तक पढ़ते हैं तब तक आपका भी एक माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि यार मेरे अकॉर्डिंग ये होगा। अगर जब हम क्वेश्चन को आपके अकॉर्डिंग ना बता के हम दूसरा आंसर बताते हैं तो आप सोचो उस चीज को कि ये क्वेश्चन क्यों हुआ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी इसी वजह से हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन कमेंट आते हैं कि आंसर को पढ़ा जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे कमेंट आ जाते हैं। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जात किसी उच्चतर जात की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आत्मसात्मीकरण, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृतिकरण, ऑप्शन नंबर सी है विलयीकरण, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी अविज्ञानीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्कृतिकरण, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार, किसके अनुसार, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार जो है संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जात का कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायद्विज जात की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा और जीवन प्रकृति को बदलता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है संस्कृतिकरण कहते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है जिस पद्धति के तहत जातिगत
क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जात किसी उच्चतर जात की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे कहा जाता है। देखो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। आज जो है जिसने प्रैक्टिस सेट को क्रिएट किया था उसने कई क्वेश्चन रिपीट, पहला क्वेश्चन भी रिपीटेड था और ये देखो 10वां भी कर दिया। कोई बात नहीं, इससे हमारा जो है कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृतिकरण कहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में आपको प्रोवाइड करा ही दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है। ऑप्शन नंबर ए ऊंची आमदनी, ऑप्शन नंबर बी उच्च कोट का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी वीरता मूलक कार्य, लास्ट ऑप्शन नंबर डी ऊंची जात में जन्म। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊंची जात में जन्म। ठीक है, आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य उस प्रसिद्ध से है जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती है। आरोपित प्रतिष्ठित को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ना तो किसी योग्यता, निपुणता की आवश्यकता पड़ती है और ना ही मेहनत की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जो है ये आरोपित परिस्थिति के उदाहरण हैं। इन परिस्थितियों पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अर्जित एवं आरोपित परिस्थितियों की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह किया था राल्फ लिंटन ने। किसने किया था? तो यह राल्फ लिंटन ने जो है दोनों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए जो है किया था। किसने किया था? राल्फ लिंटन ने किया था। किसमें किया था? दोनों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, टोडा की श्रेणी है। ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक समाज की, ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक समाज की, ऑप्शन नंबर सी आदिम समाज की, लास्ट है ऑप्शन नंबर डी स्वच्छंद समाज की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदिम समाज के। ठीक है, टोडा जनजाति आदिम समाज के अंतर्गत आती है। यह जो है तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह जो है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर जो है निवास करते हैं तथा ये निवास करते हैं। यह जो है एक पशुपालक, विशेषता भैंस को ज्यादा पालते हैं। ठीक है, उनकी जनजातियां होते हैं, विशेषता आप ऐसा कह सकते हैं पशुपालक जनजातियां हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शक्ति, ऑप्शन नंबर बी प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार, लास्ट ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त। अब सोचो केवल 5 से 10 सेकंड हमारा जा रहा है ऑप्शन को रीड करने में, और इसी 5 से 10 सेकंड में आप भी अपना गेस कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इवन इससे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता जाता है ना आपका भी, और इससे प्रॉपर ये पता चलता है कि आपकी 20 में कितने क्वेश्चन। मेरे आंसर बताने के बाद तो आपको वैसे भी पता चल जाता है आंसर, उसके पहले आप गेस करते तो इससे पता चलता है कि आपके कितने सही हो रहे हैं 20 में। ये मान के चलिए अगर 20 में 18 प्लस सही हो रहा है तो मतलब आपकी जो प्रेजेंट टाइम में स्थिति है ना एग्जाम को लेके बहुत अच्छी है, और इसको बरकरार रखना है प्रॉपर एग्जाम तक। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज भिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित होता है तथा ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए जो है समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वर्ण स्तरीकरण, ऑप्शन नंबर बी वर्ग स्तरीकरण, ऑप्शन नंबर सी कुल स्तरीकरण, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा, लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी बंद स्तरीकरण। ठीक है, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है आई थिंक, एक मिनट वेट करिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंद स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण जात व्यवस्था है। क्या है? जात व्यवस्था है। ठीक है, जो जन्म एवं आनुवांशिकता पर आधारित होती है। जात एक ऐसा सामाजिक जो है समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जात का एक नाम और एक व्यवसाय होता है और एक जात के सदस्य अपनी ही जात में विवाह करते हैं। इस वजह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जात का आधार क्या है? जात का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धर्म, ऑप्शन नंबर बी जन्म, ऑप्शन नंबर सी प्रतिष्ठा, लास्ट ऑप्शन नंबर डी अनुष्ठान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन्म।
एक जाति समान पारंपरिक पेशों वाला एक ऐसा अंतर्विवाहित सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है तथा जिसके सदस्य सामाजिक व्यवहार, खान पान, सामाजिक धार्मिक संस्कार आदि के मामलों में कुछ निश्चित प्रतिबंधों का जो है पालन करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जब श्रेणी किंचित अत्यंत वंशानुगत होती है, ऑप्शन नंबर ए कुल, ऑप्शन नंबर बी जात, ऑप्शन नंबर सी पुरोहित वर्ग और लास्ट ऑप्शन नंबर डी रिश्तेदारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जात। यानी कि जब श्रेणी किंचित अत्यंत वंशानुगत होती है तब उसे जो है जाति कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अभिजात समूह होती है, अभिजात समूह क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समान ऊपर वालों, यानी कि अभिजात समूह समान उम्र वाले या समान वर्ग वालों का होता है, जैसे जमींदार हो गए, नवाब हो गए, महाजन हो गए और रईस लोगों का समूह, ये इसमें आता है। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जात शब्द कौन सी भाषा से आया है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। एक छोटे छोटे क्वेश्चन ही ना रैंक बनाते हैं, बड़े क्वेश्चन कभी रैंक नहीं बनाते। बड़े क्वेश्चन क्या करते हैं? आपको पास करवाते हैं। मतलब बड़े, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको जो आपकी जो मेरिट होती है ना, मेरिट में यही शामिल करते हैं, और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो फाइनली आपका सिलेक्शन दिलवाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन है, जात शब्द कौन सी भाषा से आया है? तो जो जात शब्द है यह किससे आया है? यह पुर्तगाली से आया। ठीक है, जात शब्द जो है यह पुर्तगाली से आया। जात शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति या पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मत यानी कि विभेद तथा जात से लिया जाता है। बाद में फ्रांस के किसने जो है, बाद में जो है फ्रांस के अब्बे डुबाय ने जो है इसका प्रयोग प्रजात के संदर्भ में किया है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी जाति है? ऑप्शन नंबर ए वैश्य, गोंड, यादव और विल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा? बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यादव। यादव क्या है? यादव इसमें से जो है यह जाति है। यादव भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसान यानी कि चवाहे समुदायों या जातियों का एक ऐसा एक जो है समूह को संदर्भित करता है। यादव भारत एवं नेपाल में निवास करने वाली एक प्रमुख जाति है। धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था समाज को जो है 4 वर्ग यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। गोंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो गोंड है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कई जाति को पूर्वाजन्मी कहा जाता है क्योंकि केवल उनको ही इस धर्म क्रिया अनुभव करने का अधिकार था। ऑप्शन नंबर ए संस्कार, ऑप्शन नंबर बी उपनयन, ऑप्शन नंबर सी अग्रहणम और लास्ट ऑप्शन नंबर डी प्रथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपनयन। ठीक है, उपनयन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाले कहलाते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इनका जन्म एक बार माता पिता के शरीर संयोग के फलस्वरूप होता है और दूसरा जन्म गुरु, पिता या गायत्री मंत्र से तब होता है। ठीक है, जब गायत्री मंत्र का या गुरु से या पिता के गायत्री मंत्र के तब से होता है, जब उपनयन संस्कार किया जाता है तब। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का जिन्हें वर्ण कहते हैं उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन नंबर है पुरुष सूक्त, ऑप्शन नंबर बी श्रुति, ऑप्शन नंबर सी वैशाख, लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मीमांसा। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों के लिए प्रॉपर छोड़ दिए जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट को जितना सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। इतना जान के चलिए कि पढ़ाई उतना ही जरूरी है, पढ़ाई मतलब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना उतना ही जरूरी है जितना हम बुक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट को जितना ज़्यादा सॉल्व करें उतना सॉल्व करें। हमने ऑलरेडी जो है आप लोगों के लिए प्रीवियस जो पहले यूपीपीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें 120 प्लस प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंडक्ट करवाया था, फिर बाद में मैंने 24 प्रैक्टिस सेट कंडक्ट करवाया था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा।
आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। ठीक है, प्रॉपर प्रिपरेशन को बनाए रखिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं आप सब, तो हमें जो है टेलीग्राम पे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप सबको जो है उसका भी आंसर दे सकें। थोड़ी सी व्यस्तता होती है, इस वजह से हम कभी कभी होता है कि आपके मैसेज को सीन नहीं कर पाते और मैसेज भी ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस वजह से जो पुराने मैसेज होते हैं वो हम मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो भी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, देखो मैं सबको नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रिपरेशन सीधी बात है, जो प्रिपरेशन अच्छे से करेगा सिलेक्शन उसी का होना है। हमारे चाहने या किसी और के चाहने से कुछ नहीं होना है। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी बात है। ठीक है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप खुद को समय देंगे उतना ही आप लोग सिलेक्शन के पास जाएंगे। जितना अवॉइड करेंगे चीज़ों को उतना सिलेक्शन से दूर जाएंगे। तो खुद को समय दें, खुद के लिए दें। ठीक है, तो इससे सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।